हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी आज की कहानी है राही। इससे पहले हम 4 कहानियाँ कर चुके हैं। हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 7 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कुल 21 कहानियाँ दी हुई है और ये हमारी 5वीं कहानी है राही, जिसकी रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र के अंदर प्रकाशित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947। इस कहानी के माध्यम से जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। यहाँ पे आएगा कि देशभक्ति ही सत्ता भक्ति कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों के सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। मानवीयता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। राही के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं देखते हैं। राष्ट्रीय चेतना की कहानीकार जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो राष्ट्रीय चेतना की कहानीकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अभावग्रस्त देशवासियों के प्रति एक संवेदनशील एवं मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है ये कहानी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्राप्त कारागार के अनुभवों की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है ये। इसमें हम गोपाल राय का जो है कथन है वो देखते हैं कि राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। राही को गोपाल राय ने एक विचार प्रधान कहानी कहा है। इसमें उन देशभक्तों का पर्दाफाश किया है जो वस्तुत सत्ता भक्त हैं और उसी के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते हैं। यानी इसमें उन्होंने सत्ता लोलुप लोगों को, यानी जो देशभक्ति की आड़ में सत्ता भक्ति कर रहे हैं, इसका वर्णन इन्होंने इस कहानी के अंदर किया है। जो वस्तुत सत्ता भगत है और उसी के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते हैं और जेलों में आकर ऊंचे क्लासों के लिए झगड़ते हैं। संवेदना का कोई क्षण इसमें नहीं है, पर आंदोलन का एक अवांछित यथार्थ जरूर सामने आता है। ये गोपाल राय का कथन है। आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख कहानी है वो कहानियां देखते हैं। ये कहानियां एक बार आप सरसरी नज़र से ज़रूर देख लेना, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कहानियां जो पूछी जा रही हैं कि ये कहानी किस रचनाकार की है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लेना। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है उसमें है अंगूठी की खोज, मंगला, अभियुक्ता, देवदासी, दो साथी, सोने की कंठी, बड़े घर की बात, गुलाब सिंह, दुराचारी, कदम के फूल, प्रोफेसर मित्रा, कान के बूंदे, असमंजस, ग्रामीणा, उन्मादिनी, 3 बच्चे, चढ़ा दी पापी, पेट, जबंग की डिबिया, एक्सीडेंट, भग्नावेश, धाती, मछुए की बेटी, मंजली रानी, रूपा, सुभागी, अमराई, आहुति, नारी हृदय, अनुरोध, एकादशी, किस्मत, गोरी, तांगे वाला, दृष्टिकोण, दुनिया, परिवर्तन, दो सखियां, बियाहा, पवित्र, ईर्ष्या, वेश्या की बेटी, होली, कैलासी, नानी। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो है 3 कहानी संग्रह हैं। इन 3 कहानी संग्रह में ये है, एक है बिखरे मोती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932, दूसरा है उन्मादिनी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 और तीसरा है सीधे साधे चित्र जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947। सीधे साधे चित्र जो 1947 के अंदर प्रकाशित हुआ था और इसी कहानी संग्रह के अंदर राही कहानी प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं बिखरे मोती जो 1932 के अंदर प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह के अंदर जो कहानियां संकलित है वो है होली, ग्रामीणा, भग्नावशेष, पापी पेट, एकादशी, अमराई, मछुए की बेटी, आहुति, थाती, किस्मत, कदम के फूल, दृष्टिकोण, परिवर्तन, मंजली रानी और अनुरोध। आगे है उन्मादिनी जो कहानी संग्रह 1932 के अंदर प्रकाशित हुआ था। इसमें जो संकलित कहानियां है, एक है उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्ता, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ऋषा,
चढ़ा दिमाग, अंगूठी की खोज, वेश्या की लड़की। आगे जो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है जो सन 1947 के अंदर प्रकाशित हुआ था, इसमें जो संकलित कहानियां हैं वो है रूपा, दो साथी, राही, हींग वाला, दुराचारी, तांगे वाला, मंगला, प्रोफेसर मित्रा, कैलासी नानी, ब्याह, गुलाब सिंह, कल्याणी। ये जो 3 कहानी संग्रह है इसके अंदर जो कहानियां दी गई है वो आप ध्यान से देख लेना। आगे जो राही कहानी है, इस कहानी के अंदर क्या है, 2 पात्र हैं। एक तो है राही, राही यानी एक गरीब औरत है जिसने चोरी के जुर्म में कैद किया गया था। और दूसरी जो कहानी है, दूसरे जो पात्र है वह है अनीता। यह एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। इन दोनों पात्रों का जो मिलन होता है वो कहाँ, जेल के अंदर होता है। और ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो ये कहानी है, ये कहानी संवाद से शुरू होती है। चलिए अब हम कहानी का कथावाचन करते हैं। तेरा नाम क्या है? अनीता पूछती है कि तेरा नाम क्या है? पात्र राही, राही क्या कहती है कि राही, तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। अब ये एक चीज याद रखना जो हाईलाइट किए हुए हैं कि कितना अनाज था उसमें 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? सजा कितनी मिली थी उसको? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल ही जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। राही की जाति कौन सी थी? मांगरोरी। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़फ रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही, राही कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता कहती है कि अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है। राही कहती है कि उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता कहती है कि तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल गया था? उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था। राही ने कहा, सरकार ताड़ी पीने गया था। क्या पीने गया था वो? ताड़ी। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। इसके पति को भी कितनी सजा मिली थी? साल भर की। और वहीं मर गया। अब अनीता कहती है कि अनीता ने एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। पहले उसको कौन सा क्लास मिला था? बी। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके ए क्लास में दिलवा दिया। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेजती जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के जीवन के कष्ट उठाती हैं। और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है।
फिर भी हम संतोष नहीं है होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही है कि कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन सब गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा, अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों को और युग पुरुषों को हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तम पुण्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी
कि रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया। किसने जगाया उसको? जेलर स्त्री ने। और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के अंदर क्या है कि अनीता और राही के आपसी संवाद के बारे में, और बाद में जो अनीता उस पर विचार विमर्श करती है, इसके बारे में है। यह कहानी निर्धन वर्ग का अभावग्रस्तता के कारण अपराधी मनोवृत्ति की ओर बढ़ने पर लिखी गई है। भूख से व्याकुल बच्चों की पीड़ा से विवश होकर एक माँ का इसमें चोरी करना आता है। सत्याग्रहों में शामिल सत्तालोलुप व्यक्तियों पर इस कहानी के अंदर व्यंग्य है। लेखिका की दृष्टि से गरीबों में का कष्ट निवारण ही सच्ची देशभक्ति और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये कहानी हमें बताती है। संपूर्ण कहानी अनीता व राही के पारस्परिक संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। इस कहानी में दो महिलाएं, एक स्वतंत्रता आंदोलन के कारण और दूसरी चोरी के कारण क्या है, जेल में आई है। इन दोनों में आपस में वार्तालाप शुरू होता है और राही जो है मंगरूरी जाति की होने के कारण मजदूरी नहीं मिलती है, मांग कर ही उन्हें अपना पेट भरना पड़ता है, और नहीं मिले तो वो चोरी करते हैं। तो बाद में पुलिस पकड़कर उन्हें जेल में डाल देती है। पति भी उसका क्या है, राही का जेल में पिटे जाने के कारण मरा जाता है और बच्चे क्या है, बेसहारा हो जाते हैं। इस पर अनीता जो है बहुत गहन विचार करती है और वो विचार करते करते ही क्या सो जाती है, और सपने में वह उन मंगरोरी जाति के लोगों के बीच में चली जाती है और एक आदर्श समाज स्थापित करने का सपना देखती है। इतने में क्या है, जेलर आती है और उसे जगा देती है और कहा जाता है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए आपको बिना शर्त के छोड़ा जा रहा है। छोटी सी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।